नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम CDSL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 35% नीचे आ चुका है, भारी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या निवेश करना चाहिए या फिर और गिरावट हो सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q4 के नंबर्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली। एबिटा में 44% ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत अच्छे नजर आते हैं, अच्छी ग्रोथ हमें नजर आती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्जिन भी हमें यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ट्रांजैक्शन चार्जेस से 71.1% का रेवेन्यू आता है। एनुअल इशूअर चार्जेस से 19.7% और अदर से 9.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 100% का रेवेन्यू इंडिया से आता है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 23% है, ROC 28% है, जो कि अपने एवरेज से ऊपर है, बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 58% है। आप देख पाएंगे ऑलरेडी मार्जिन 50% से ऊपर है, लेकिन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमें नजर आता है। 3 ईयर और 5 ईयर एवरेज से ऊपर के मार्जिन हमें दिखाई पड़ते हैं। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो फंडामेंटल रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हेल्थी नजर आता है। रेवेन्यू हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आया, प्रॉफिटेबिलिटी हमें कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 20%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 11%, FII 17%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 44%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। प्रमोटर के पास ऑलरेडी ज़्यादा इक्विटी नहीं है, सिर्फ 20% की इक्विटी है। इतनी 80% की इक्विटी पब्लिक में दिखाई पड़ती है, फिर भी इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा शेयर्स हमें दिखाई पड़ता है, 30% से ज़्यादा रिटेल कैटेगरी में दिखाई पड़ता है, जो कि FII से भी ज़्यादा है, अदर DII से भी ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा है। तो क्लियरली ये चीज़ यहाँ पर अच्छी नज़र नहीं आती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 5 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 60% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 57% का अपसाइड है, मीडियन 27% है और लोअर साइड पे भी 7% का अपसाइड नजर आता है। मतलब जो थोड़े बहुत एनालिस्ट यहाँ पर गिरावट के बारे में सोच रहे थे, उनके हिसाब से भी 1200 के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक में उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 38 का PE रेशियो है। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली महंगा मुझे नज़र नहीं आता है। डिसेंट वैल्यूएशन हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि CDSL को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन लगता है। CDSL और NSDL तो यहाँ पर ड्यूओपोली वाली कंडीशन है, तो उस हिसाब से 38 का P रेशियो हम बहुत ज़्यादा महंगा समझ नहीं सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1750 के लेवल से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक ने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी भी आई, लेकिन बाद में स्टॉक आपको फ्री फॉल होता हुआ नजर आया। स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई थी कि यहाँ पर जो सपोर्ट था वो भी हमें टूटता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद आपको शार्प रिकवरी देखने को मिली, फिर से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डेज का मूविंग एवरेज तैयारी में नजर आता है कि यहां पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। डेली RSI 44.6 है, यहां पर थोड़ी सी रिकवरी डेली RSI में नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद ये तेजी दिखा रहा था, इतना ज्यादा बुलिश चल रहा था, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक हमें 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और 20 वीक्स का मूविंग एवरेज अभी यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चुका है। वहाँ पर एक बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया है। वीकली RSI 39.2 है, आप देख पाएंगे ओवरसोल्ड कंडीशन देखने को मिली, उसके बाद भी कोई शार्प रिकवरी नहीं आई है, तो स्टॉक में वीकनेस है। मोमेंटम हमें खास यहाँ पर ऊपर के साइड पर नजर नहीं आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे एक शानदार रैली देखने को मिली है। क्रैश के बाद ये स्टॉक हमें भागता हुआ नजर आया, क्योंकि रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट ओपनिंग हमें होती हुई नजर आई, लेकिन लास्ट में 2022 में मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक ब्रेक डाउन देखने को मिला, ये जो रेंज थी ये ब्रेक डाउन हुआ और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मंथली RSI 56 का लेवल है, ये 60 के ऊपर चल रहा था, बहुत ही अच्छा मोमेंटम था। फिलहाल ये उसके नीचे आता हुआ नजर आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है।
इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करिए तो 1000 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। सबसे पहले तो ये साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, तो इसका लोअर एंड 1000 रुपीज़ का लेवल है, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन हुआ, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ, फिर एक महीने का कॉन्सोलिडेशन मतलब साइडवेज थोड़ा सा हुआ, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ, तो ये 1000 रुपीज़ का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक बार हमें बाउंस देखने को मिला है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 1280 1300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर होल्ड करने की कई बार कोशिश की, लेकिन एट लास्ट स्टॉक हमें इसके नीचे आता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट पर चलते हैं। वीकली चार्ट पर रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा क्लियरली नजर आएगा, सपोर्ट तो क्लियरली मंथली चार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर था, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस आप देख पाएंगे हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता हुआ नजर आता है। ये पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन के बाद यही लेवल रेजिस्टेंस हो चुका है, यहीं से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है और डेली चार्ट पे भी हमें ये कंफर्म होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो फिलहाल यहाँ पर स्टॉक में दोनों लेवल्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं, इसी को ध्यान में रख के हमें यहाँ पर काम करना है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो जब तक ये 1300 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसका ट्रेंड बुलिश नहीं होगा। तो एक बार ट्रेंड बुलिश हो जाए उसके बाद हम शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकते हैं। तो 1300 के ऊपर ही हमें यहाँ पर काम करने के बारे में सोचना चाहिए। मिड टर्म के बारे में बात करें तो देखा जाए तो ये 1000 रुपीज़ के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पर इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फिलहाल थोड़ी सी कम नजर आती है। यहाँ पर एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा था, ये एक रैली आई, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिली, तो ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, जैसे ये ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला, ये सपोर्ट तो टूट ही गया, लेकिन गिरावट इतनी ज़्यादा तीव्र होती हुई नजर आई कि बीच में इसने कहीं पर भी ऐसा कुछ होल्ड नहीं किया, कंटिन्यूसली नीचे आया और ये सपोर्ट भी इसने तोड़ दिया, उसके बाद आपको रिकवरी देखने को मिली। तो ये जो पॉइंट है इससे पता चलता है कि स्टॉक में कुछ भयंकर वीकनेस यहाँ पर देखने को मिली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहां पर कम हो जाती है। इसीलिए मेरा मानना है कि मिड टर्म के लिए भी काम करने से बचना चाहिए। कोई कंफर्मेशन आ जाए 1300 के ऊपर चला जाए तो हम यहां पर काम करने के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा अग्रेसिव पोजीशन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पर मेरा मानना तो यही है कि ये 1300 के ऊपर जाता है उसके बाद ही हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। भले ही महंगा पड़ता है, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये जो वीकनेस का पॉइंट मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने बिल्कुल भी रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं, 2 साल में आपको स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भागता हुआ नजर आया है। तो इसका जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, और जनरली जब भी स्मॉल कैप या मिड कैप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2-3 साल का कई बार प्राइस करेक्शन नहीं तो साइडवेज मार्केट दिखाई पड़ता है, टाइम करेक्शन आपको दिखाई पड़ता है। मैं ये नहीं कहता स्टॉक अभी बहुत भागा है तो वापस नीचे आ जाएगा, वापस 500 आ जाएगा, बहुत गिरावट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। 1-2 साल क्लियरली ऐसा कुछ आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप में ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मेरा मानना है कि स्ट्रेंथ पर खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर खरीदारी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप ये करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अगर ये 1000 रुपए के नीचे चला जाता है तो यहां पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। ऐसी मेरी एनालिसिस है। आपका व्यू क्या है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की कोई पोजीशन बना के भी रखी है तो भी आपको 1000 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 1000 रुपये के नीचे निकल जाता है तो यहाँ पर एग्जिट करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया, मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक बहुत ही क्रैश हो जाएगा, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो स्टॉक क्रैश हो जाएगा ऐसा फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता है, 500 तक आ जाएगा ऐसा नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा है तो आपका मकसद क्या है, प्रॉफिट निकालना है, कंपनी कैसी है ये आपका मकसद नहीं रहता है। तो यहाँ पर अगर आप होल्ड करते हैं और बाय चांस ये गिरता नहीं है लेकिन बढ़ता भी नहीं है तो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। और फिलहाल मार्केट की जो कंडीशन दिखाई पड़ती है उसके हिसाब से भी शेयर मार्केट का जो वेव आया था, सब लोग शेयर मार्केट की जो बात कर रहे थे, सब लोग यहाँ पर शेयर मार्केट में एंटर होना चाहते थे, इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते थे, ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते थे, वो अभी कम होता जा रहा है। तो नए डीमैट अकाउंट भी आपको थोड़े बहुत स्लो होते हुए नजर आ सकते हैं। एक माहौल रहता है हमेशा, कभी रियल एस्टेट का माहौल
बहुत ज़्यादा रहता है। अभी फिलहाल शेयर मार्केट का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो मार्केट वापस नीचे आ रही है, लिक्विडिटी निकल जा रही है, तो इसके रीजंस की वजह से भी आपको CDSL में तेज़ी होना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। तो एग्जिट की प्लानिंग रखना मेरे हिसाब से ज़रूरी हो जाता है। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छा है, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, FII का स्टेक भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि FIS कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा पॉजिटिव है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश चल रहे हैं, वैल्यूएशन भी हमें डिसेंट नज़र आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स फिलहाल वीक नज़र आते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वीक है, DIIs का स्टेक भी कम हो रहा है और रिटेलर्स का स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए, 1300 के ऊपर प्रेफर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं तो 1300 के ऊपर ही यहां पर प्रेफर करना पसंद करूंगा, लेकिन कंपनी अच्छी है तो खरीदारी कर सकते हैं। यहां पर टेक्निकल्स को मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देता हूं। यहाँ पर जो फिलहाल मार्केट की कंडीशन है, जो मैंने आपको बताया नए डीमैट अकाउंट ओपन होने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे रहा हूं। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी खरीदारी करते भी हैं तो भी 1000 रुपये का स्टॉप लॉस आप रखने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही सिंपल फिलॉसॉफी है मेरी कि भाई स्टॉप लॉस रखेंगे, एक बार टेम्पररी एग्जिट कर जाएंगे, बाद में अगर ऊपर चला भी गया तो वापस हम एंटर हो सकते हैं। शायद थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया, फिर स्टॉक नीचे आ गया 20% 30%, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, या तो बड़े लॉस में निकालना पड़ेगा या फिर होल्ड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।